चलिए आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख लेते हैं। कहते हैं दो कंपनी की यहाँ पे चीज़ें बात करी गई है। कहता है एक अल्फा लिमिटेड करके है और एक बीटा लिमिटेड करके दो कंपनी की बातें करी गई। कहते हैं दोनों कंपनी आइडेंटिकल कंपनी है। दोनों कंपनी क्या है सर? आइडेंटिकल है, मतलब कि दोनों कंपनी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लेकिन कहता है एक्सेप्ट, ये वर्ड आपको इंपॉर्टेंट दिया है कि एक्सेप्ट, क्या डिफरेंस है वो खुद बता रहा है। डिफरेंस जो है वो कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट है। आइडेंटिकल का मतलब होता है ओवरऑल जो इनकी दोनों की वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों फर्म की वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो दोनों की इक्वल होगी, तभी हम इसे आइडेंटिकल कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस है। कहता है अल्फा लिमिटेड के पास 50% जो है 50% जो है वो डेप्थ है और रिमेनिंग 50% जो है वो क्या है सर? इक्विटी है। रिमेनिंग 50% क्या है सर? इक्विटी है, ठीक है। कहते हैं बीटा लिमिटेड के पास ऐसा नहीं है। बीटा लिमिटेड के पास कहता है कि सर 20% जो है वो डेप्थ है और 80% जो है वो क्या है सर? इक्विटी है, ठीक है। तो दोनों में ये चेंजेस है, लेकिन सर आइडेंटिकल है, इसका मतलब ध्यान रखिएगा सर। ऐसा है, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अल्फा लिमिटेड के पास, ठीक है, अल्फा लिमिटेड के पास फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपीज़ की मान लेते इक्विटी है, ठीक है, और 5 लाख रुपीज़ का डेप्थ है, ठीक है, डेप्थ, ठीक है, 5 लाख रुपीज़। तो टोटल आपके पास में वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना हो गया सर? 10 लाख रुपीज़, ठीक है। कहते हैं बीटा लिमिटेड आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है। ये दोनों आइडेंटिकल कंपनी है। आइडेंटिकल कंपनी का मतलब होता है कि दोनों की वैल्यू ऑफ फर्म सेम है सर। दोनों की वैल्यू ऑफ फर्म सेम है, मतलब कि ये भी 10 लाख ही है, ये भी 10 लाख है, ये भी 10 लाख है, दोनों सेम है। दोनों की वैल्यू ऑफ फर्म, हाँ कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि सर ये 8 लाख है, बीटा लिमिटेड के पास इक्विटी कैपिटल 8 लाख है, रिमेनिंग जो है 2 लाख रुपए सर डेप्थ है। लेकिन इन दोनों का जो टोटल है, मतलब कि जिसे हम वैल्यू ऑफ फर्म कहते हैं, वो दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये आइडेंटिकल कंपनी है। ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है मतलब कि दोनों की वैल्यू ऑफ फर्म सेम है, दोनों की वैल्यू ऑफ फर्म सेम है। कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकते हैं। इसने कहा है कि सर कैपिटल चेंजेस है स्ट्रक्चर में, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस है। और क्या चेंजेस है वो खुद बता रहा है कि 50-50% है इन अल्फा के अंदर, और यहाँ पे 20-80% है, ऐसा कुछ है। लेकिन आइडेंटिकल है, मतलब कि सर दोनों की वैल्यू ऑफ फर्म का टोटल जो है वो सेम ही होगा। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? आपने बेसिकली लेक्चर में पढ़ रखा होगा, ये तो ICM मॉड्यूल बैच है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपको पढ़ा देना चाहिए तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्या है चीज़ें? कहते हैं ऑल परसेंटेज आर इन द मार्केट वैल्यू टर्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट वैल्यू टर्म का मतलब समझते हो? देखिए डेप्थ तो ऑलवेज मार्केट वैल्यू पे ही होती है, ये आपको पता है, लेकिन इक्विटी कभी भी मार्केट वैल्यू पे नहीं होती नॉर्मली, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली मार्केट वैल्यू पे नहीं देता, क्यों? क्योंकि वो आपसे फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेशन करवाना चाहता होता है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली कह रखा है कि ये जो इक्विटी में आप देख रहे हैं ना, ये 50%, ये आपके पास में यहाँ पे कितना 80% इक्विटी, ये डायरेक्ट मार्केट वैल्यू का 80% करोगे तो वो मार्केट वैल्यू ही मिलेगी। उसके लिए कोई डिफरेंट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, मतलब कि वो फॉर्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई के। वो फॉर्मूला पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए, मार्केट वैल्यू फर्म निकाल लीजिए, मार्केट वैल्यू फर्म को 80% और 20% और 50-50 कर दीजिए, वो आपका आंसर होगा। इसने क्लियरली बता रखा है, ठीक है। मतलब कि वो आपसे ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहता, डायरेक्टली आपका काम आसान करना चाहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं बोरोइंग रेट आपको गिवन है दोनों कंपनी के, कंपनी इज़ 8%, ठीक है। दोनों कंपनी के बोरोइंग रेट सेम है, 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। बोरोइंग रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। कहता है नो टैक्स वर्ल्ड, मतलब कि टैक्स वगैरह तो है ही नहीं। वैसे भी अगर ये नहीं भी कहा होता तो टैक्स नहीं होने के कारण हम वैसे भी एज्यूम वही करते हैं कि टैक्स है ही नहीं, ठीक है। इसने क्लियरली बता रखा है, ठीक है, नहीं बताता तो भी यही एजम्पशन था हमारा, ठीक है। कहता है कैपिटल मार्केट एज्यूम टू बी परफेक्ट। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया, ए आपको पूछता है, कहता है कि इफ़ यू ओन, आप अगर 2%
ओनिंग करते हैं, मतलब कि आपके पास 2% शेयर होल्डिंग है किसका, अल्फा लिमिटेड का। ठीक है, अल्फा लिमिटेड का अगर आपके पास 2% होल्डिंग है तो कहता है डिटरमाइन योर रिटर्न इन कंपनी इफ द नेट ऑपरेटिंग, आपके पास में इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कि ईबीआईटी। ईबीआईटी अगर 3,60,000 हो तो आपकी इनकम कितनी होगी वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन उसने दे दी कि केओ आपके पास में 18% है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% है, ये चीज़ आपको गिवन है। और आपको पूछा गया है कि अगर आप 2% होल्डिंग करते हैं अल्फा लिमिटेड के अंदर तो आपको कितना पैसा मिलेगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसने पूछा क्या है, इसने कहा है कि सर आपके पास 2% होल्डिंग है अल्फा लिमिटेड की। ठीक है, 2% शेयर होल्डिंग है। इसका मतलब समझिए, आप पहले इनकम स्टेटमेंट समझिए। इनकम स्टेटमेंट आपको याद होगा सर, ईबीआईटी होता है, ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं तो हम क्या, हमारे पास में क्या मिलता है सर, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वो कंपनी की वो अर्निंग होती है जो कंपनी दो शेयर होल्डर को बांट देती है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और दूसरा इक्विटी को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेसिकली उनका डिविडेंड देना होता है बेसिकली, तो प्रेफरेंस डिविडेंड बांटने के बाद जो भी इनकम बचती है वो इक्विटी को बांट दिया जाता है, ये आपको पता ही है। इसे हम जो भी आंसर आता है उसे हम कहते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ठीक है, अब ये अर्निंग जो है या तो कंपनी जो है सीधे सीधे डिविडेंड की तरह इक्विटी शेयर होल्डर को बांट देगी, या फिर कुछ पार्ट हो सकता है कि भाई अपने पास रिटेन करके रखे। ठीक है, कुछ पार्ट अपने पास रिटेन करके रख भी सकती है, वो तो कंपनी के डिसीजन पे है कि पूरा पैसा जो है बांट देना है या फिर नहीं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ बेसिक मैंने बता दी जो आपको पता होनी चाहिए। मैं ICA मॉड्यूल बैच चला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि ये आपको पता है, बस मैंने रिवाइज आपको करवाया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में कहता है कि सर अल्फा लिमिटेड के अंदर आपके पास 2% होल्डिंग है तो आपको कितना पैसा मिलेगा। सीधी सी बात है, देखिए अल्फा लिमिटेड के अंदर आपके पास 2% होल्डिंग है सर, बिल्कुल 2% होल्डिंग, मतलब कि आप जो है इनके 2% शेयर होल्डिंग रखते हैं सर, बिल्कुल। मतलब कि आपके पास ये जो अल्फा लिमिटेड की जो भी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा, ठीक है, उसमें आपका पार्ट कितना होगा सर, 2 लाख। आपके पास कितना होगा 2% आपके पास में, आपको कितना पैसा मिलेगा सर, 2%। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ₹1 लाख आया फॉर एग्जांपल, तो आपको कितना मिलेगा सर, 1 लाख का 2%, 1 लाख इंटू 2%, 2,000 रुपीज़, ये आपकी रिटर्न आ गया जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिंपली ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, सिंपली एक ही चीज़ कहना चाहता है, भाई अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकाल लो, उसका 2% कर दो, आंसर आपके सामने होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास में आया 2 लाख, ठीक है, ये आपके पास में कितना आ गया, 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 2% कर दो, जो भी आंसर आए उसका 2% करना है। 2% आपकी होल्डिंग है, तो 2% होल्डिंग है तो आपको 2% पार्ट मिल जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, शेयर होल्डर मतलब कि कंपनी के ओनर, कंपनी के अंदर ओनर का जितना होल्डिंग है उतना उसे रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट के अंदर शेयरिंग मिलेगी। इनका 2% है तो 2% इनको पार्ट मिल जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सिंपल, मुझे निकालना क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालना है, जो भी आंसर आए उसका 2% कर देना है, मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, चलिए जी। कहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, और इलस्ट्रेशन नंबर 5 में भी ए में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम फर्स्ट वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए। कहते हैं पॉइंट नंबर ए, ठीक है, और उसके अंदर भी हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 1। ठीक है, लीजिए चलिए, क्या पूछा है, कहता है इफ़ यू ऑन 2% ऑफ, आपके पास में शेयर होल्डिंग ऑफ दी आपके पास में अल्फा लिमिटेड। ठीक है, तो कहता है आपके पास में डिटरमाइन करिए कि आपके पास में कितना पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट से मैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकाल लूँगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक सर। तो कहते हैं मुझे बताइए यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालने के लिए इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक सर। इनकम स्टेटमेंट आपके पास में पर्टिकुलर और आपके पास में यहाँ पे अमाउंट। इनकम स्टेटमेंट तो बचपन से पढ़ के आ रहे होंगे, ठीक है, फिर भी आपने यहाँ पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करी ही होगी अपने लेक्चर में। मैं यहाँ पे आपको जो है थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, मेरे साथ आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आईसीएम मॉडल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने ट्राई नहीं करे मतलब कि आप एग्ज़ाम में क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं आपको, ठीक है। ये आईसीएम मॉडल के क्वेश्चन तो नहीं किए मतलब कि ख़त्म कहानी, आप मतलब बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आप पास करेंगे। कहते हैं इनकम स्टेटमेंट बड़ा ही सिंपल है, कहते हैं सर जी ईबीआईटी लेना है। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप फुल फॉर्म लिखिएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इस तरीके से, ठीक है, जिसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है दोस्तों, इंटरेस्ट माइनस करना है। जैसे ही इंटरेस्ट माइनस करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, जिसमें से टैक्स माइनस करना है। लेकिन बढ़िया इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर क्वेश्चन में टैक्स है ही नहीं, तो टैक्स का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं बनता, तो अर्निंग बिफोर टैक्स ही अर्निंग आफ्टर टैक्स बनेगा, क्योंकि टैक्स है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलने के बाद आप यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता ही नहीं हूँ, छोड़िए, प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने की क्या बात आ गई। तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स ही क्या बन गया सर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर आपके पास में इक्विटी, लो जी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, ख़त्म कहानी। अब मुझे बस एक एक करके चीज़ों का आंसर बता दीजिए कि यहाँ पे आपके पास में कौन कौन सा अमाउंट कितना कितना गिवन है, बस, और मैं यहाँ पे आंसर निकाल लूँ, बस मुझे ये बताइए। सबसे पहले मुझे बताइए कि अल्फ़ा लिमिटेड के लिए इनकम स्टेटमेंट ऑफ लिखिएगा अल्फ़ा लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा लिमिटेड में हमारी 2% होल्डिंग है, ठीक है, तो अल्फ़ा लिमिटेड के लिए प्रिपरेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहते हैं ईबीआईटी बताइए अल्फ़ा लिमिटेड का क्या क्वेश्चन में गिवन है, सर बिल्कुल गिवन है, डायरेक्टली गिवन है आपको 3,60,000, तो ठीक है सर, तो यहाँ पे 3,60,000 है आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में 3,60,000 है, 3,60,000 रुपीज़, बहुत बढ़िया सर। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट तो बड़ा ही सिंपल है सर, देखिए ना, कहते हैं 50% डेप्थ है, उस पर 8% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट तो फिक्स है, लेकिन सर 8% तो तब लगाऊंगा ना जब डेप्थ का अमाउंट पता होगा, डेप्थ का मुझे अमाउंट ही नहीं पता है, उसने बस ये बता दिया कि 50% है, अब 50% से थोड़ी ना इंटरेस्ट का अमाउंट निकलेगा, वो 50% अमाउंट कितना है वो हमें निकालना है, तभी तो मैं उसको इंटू कर दूंगा 8% से, तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर आप, लेकिन कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, देखिए सर, कहता है केओ गिवन है, केओ गिवन है सर, तो वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा सर, वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, और वर्किंग नोट में हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कहते हैं वर्किंग नोट, मैं शॉर्ट में ही प्रिपेयर कर देता हूँ, ठीक है, मैं शॉर्ट में ही प्रिपेयर कर देता हूँ। वर्किंग नोट आप फुल फॉर्म लिखिएगा एग्जाम में, वर्किंग नोट इस तरीके से। कहते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 आपके पास में, केओ आपके पास में 18% है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ केओ, आप पूरा लिखिएगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सर, याद होना चाहिए सर, केओ का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी माइनस टैक्स, लेकिन टैक्स है ही नहीं तो मैं सिर्फ ईबीआईटी लिख देता हूँ, ईबीआईटी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म, बिल्कुल ठीक सर। कहते हैं केओ तो डायरेक्टली 18% क्वेश्चन ने दिया है, सर जी ईबीआईटी भी क्वेश्चन नहीं डायरेक्टली गिवन है 3,60,000 रुपीज़,
टैक्स वगैरह तो है नहीं, तो उसे लेने की ज़रूरत भी नहीं है। वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा इससे, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म पता चल जाएगा सर, कितना है वैल्यू ऑफ फर्म, निकालिए। वैल्यू ऑफ फर्म कहते हैं सर जी 3,60,000 डिवाइड बाई 18%, तो कहते हैं 20 लाख रुपीज़। लो जी, वैल्यू ऑफ फर्म आपके पास में आ गया, कितना सर, 20 लाख रुपीज़, ठीक है, 20 लाख रुपीज़। वर्किंग नोट 2 में ये पता चल जाएगा कि सर डेप का अमाउंट कितना है, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म निकल गया तो बस बाकी सारी चीज़ें खत्म हो गई सर। वैल्यू ऑफ अगर फर्म मिल चुका तो इसने कहा था ना सर कि 50% डेप्ट है 50% इक्विटी है, तो बस यहाँ पे कहता हूँ कि सर अल्फा लिमिटेड, अगर मैं हेडिंग दूँ अल्फा लिमिटेड और मैं कहूँ कि सर 20 लाख रुपीज़ में 50% इनका है, ठीक है। तो कहता है 50% डेप्थ है और 50% इक्विटी है, ठीक है। तो कहता है डेप्थ जो है वो ₹10 लाख है और इक्विटी कितना है, ₹10 लाख, ₹10 लाख। अब साथ ही साथ बात निकली है तो मैं साथ ही साथ अल्फा लिमिटेड के साथ ही साथ बीटा लिमिटेड की भी कैलकुलेशन कर ही लेता हूँ, ठीक है। बस बात निकली है तो मैं निकाल लेता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत अभी तो मुझे कुछ लग नहीं रही, आगे पड़ेगी तो ठीक है, मैं बस यहाँ पे निकाल लेता हूँ। कहते हैं कि सर बीटा लिमिटेड का भी यहाँ पे साथ ही साथ निकाल ही लेता हूँ, ठीक है। बीटा लिमिटेड की वैल्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, कहते हैं बीटा लिमिटेड में कहा है कि सर इनका 20% डेप्थ है और 80% इक्विटी है। लेकिन सर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों आइडेंटिकल कंपनी है, मतलब कि वैल्यू ऑफ फर्म, मतलब कि इसका टोटल जो है ऑलवेज दोनों में सेम ही होगा। मतलब कि मैं कहूँ सर डेप्थ और इक्विटी दोनों का अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दोनों का टोटल 20 लाख ही आना चाहिए, क्योंकि ये आइडेंटिकल कंपनी है। अभी मैंने समझा है, मतलब कि सर इसका भी टोटल 20 लाख है, इसका भी टोटल 20 लाख ही है, मतलब कि ये भी 20 लाख है, जिसमें से परसेंटेज इसने खुद दे रखा है 20 और 80, मतलब कि डेप्ट 20% है, तो 20 लाख का 20% करिए, आंसर आपके पास में होगा 20%, मतलब कि 4 लाख रुपीज़ 4 लाख। लो जी, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, बस आइडेंटिकल वर्ड का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कहता है इक्विटी आपके पास में 80% है, तो 20 लाख इंटू 80%, ठीक है, 16 लाख। बस आइडेंटिकल वर्ड को ध्यान रखिएगा दोस्तों। कहते हैं दोनों कंपनी आइडेंटिकल है, इसका मतलब दोनों का जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो सेम होना चाहिए। वैल्यू ऑफ फर्म मतलब कि डेप्थ प्लस इक्विटी, दोनों का टोटल जो है वो सेम ही आना चाहिए। 20 लाख तो यहाँ पे भी 20 लाख, यहाँ पे 20 लाख तो यहाँ पे भी 20 लाख। हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकते हैं कि भाई डेप्थ का अमाउंट यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 4 लाख है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, लेकिन इसका टोटल जो है वो दोनों का मैच करना चाहिए, तभी तो हम कह पाएंगे कि दोनों आइडेंटिकल कंपनी है, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिकल कंपनी है, ये अब पता चला, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे कहाँ पे थे सर, अल्फा लिमिटेड के इनकम स्टेटमेंट पे थे, जहाँ पे इंटरेस्ट में हम कैलकुलेशन करना चाहते थे। अब तो यहाँ पे निकल जाएगा। कहता है कि सर डेप का अमाउंट मिल चुका है 10 लाख और 8% इंटरेस्ट रेट है, तो 10 लाख इंटू 8% इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। 10 लाख इंटू 8%, तो कहते हैं 10 लाख इंटू 8%। लो जी, तो जल्दी से बताइए, 10 लाख इंटू 8% मतलब कि 80,000। लो जी, माइनस करना है, तो यहाँ पे जैसे ही आप ये चीज़ माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा सर, इंटरेस्ट माइनस किया आपको अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा, तो 3,60,000 माइनस 80,000, तो ये आ गया 2,80,000। लो जी, कहते हैं टैक्स कितना है, टैक्स तो है ही नहीं क्वेश्चन में, मतलब कि अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कितना बनेगा, 2,80,000, 2,80,000, ठीक है, 2,80,000 आपके पास में। लो जी, 2,80,000 आपके पास में आंसर आ गया, खत्म। कहते हैं 2,80,000 बस आपके पास में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आपके पास में आ गया।
ठीक है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना आएगा, 2,80,000। आपकी होल्डिंग कितनी है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सर 2% होल्डिंग है, तो बस इसमें से 2% आपको दे दिया जाएगा। तो कहता है रिटर्न आपके पास में, ठीक है, रिटर्न कोई पर्सन का नाम नहीं है ना, बस यू ऐसा कहा है ना, तो रिटर्न एज पर आपके पास में 2%, ऐसा लिख देता हूँ, एज पर आपके पास में 2%, और ब्रैकेट में यहाँ पे दिखा देंगे कि सर 2,80,000 इंटू आपके पास में 2% कर दो, बस आपका आंसर कि आपका रिटर्न कितना मिलने वाला है, तो 2,80,000 इंटू 2%, ये आपका रिटर्न आ गया ₹5,600। लो जी, अगर आप अल्फा लिमिटेड कंपनी के अंदर 2% होल्डिंग करते हैं तो कितना पैसा मिलेगा, 5,600 आपको मिल जाएंगे, 5,600 आपको मिल जाएंगे, आप इतना पैसा ले जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हमने कंप्लीट कर दिया, ये जो पहला पूछा था इसका आंसर हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है सर। कहते हैं सेकंड एक और क्वेश्चन पूछा, कहता है कि साथ ही साथ कैलकुलेट कर देना इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी ऑफ द अल्फा लिमिटेड। इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है सर, के पूछ रहा है बेसिकली, आपको क्या पूछ रहा है, के। ठीक है, कि के कितना होगा ये बता दो। तो सिंपल है कि आपके पास में ये सबसे पहला तो ये हमने दे दिया आंसर, अब सेकेंड आंसर यहाँ पे दे देते हैं। कहते हैं कि पॉइंट नंबर 2 का आंसर, कहते हैं सर जी पॉइंट नंबर 2 का आंसर, कहते हैं इम्प्लाइड वर्ड तो वही लिखेगा, सिर्फ के ही नहीं, वर्ड जो क्वेश्चन ने पूछा है वही ऑलवेज लिखना होता है। कहता है कि इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन आपके पास में इक्विटी, तो कहता है इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन आपके पास में इक्विटी। ठीक है, और कौन से फर्म के लिए बात कर रहा है, वो कह रहा है कि सर अल्फा लिमिटेड, तो ऑफ आपके पास में अल्फा लिमिटेड, अल्फा लिमिटेड। अब सर अगर याद करें तो बेसिकली आपके पास में मेन 3 ही फॉर्मूले हैं। एक आपके पास में सर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अगर मैं याद कराऊँ, वैसे आपको याद ना हो तो ठीक है, बाकी आपके पास में कंसेप्ट पढ़े होने चाहिए आपके पास में, मैं तो ICM मॉड्यूल बैच आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा काम है सिर्फ क्वेश्चन समझाना, कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत मैं रिविजन करवा के चल रहा हूँ। कहते हैं इस चैप्टर के अंदर मेन 4 ही फॉर्मूले, बेसिकली 3 मेन है, चौथा तो बस वो लिवर्ड अनलिवर्ड के लिए है, जो कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो मेन 3 फॉर्मूले हैं। कहता है एक तो आपके पास में है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला आपको याद ही है सर, अर्निंग आफ्टर टैक्स लेते हैं और डिवाइड बाय क्या करते हैं सर, डिवाइड बाय के ही करते हैं। एक और फॉर्मूला है सर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, कहते हैं ये आपके पास में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लेना होता है, जिसमें हम कहते हैं कि सर ऐड कर दो मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ, ये दोनों चीज़ को ऐड कर देते हैं तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाता है। ये 2 फॉर्मूले हुए। एक और फॉर्मूला है सर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे हम KO कहते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला है, कहते हैं EBIT ले लो, इसमें से टैक्स माइनस कर दो अगर है तो क्वेश्चन में, और डिवाइड बाय आप क्या करेंगे सर, वैल्यू ऑफ फर्म। मेन ये 3 ही फॉर्मूले हैं, मेन ये 3 ही फॉर्मूले हैं। ये 3 फॉर्मूले के बेस पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। हाँ, एक और फॉर्मूला है लिवर्ड अनलिवर्ड का। ठीक है, तो टोटल 4 फॉर्मूले हो जाते हैं, 4 फॉर्मूले पे ये पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये चैप्टर मतलब कि ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी वाला पार्ट। इस चैप्टर में 2 पार्ट है, EBIT EPS एनालिसिस और कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी यही 4 फॉर्मूले के बेस पे पूरे का पूरा खत्म हो जाता है और सिंपल से फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो कहता है इस क्वेश्चन ने पूछा है कि के निकालना है आपके पास में। ठीक है, के इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी आपको पूछा गया है के। अगर इस फॉर्मूले में मैं देखूँ कहीं ना कहीं तो के मुझे कहाँ पे नज़र आ रहा है, कहता है सर के तो आपके पास में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में ही नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपके पास में है के। तो बस ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बस ऐसे ही रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले के यूज़ से हम के ही निकाल सकते हैं। के ही कब निकाल सकते हैं, जब दोनों चीज़ें पता हो,
बाकी की दोनों चीज़ें, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको पता हो और अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको पता हो तो के ई निकाल सकते हैं, तो के ई निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले मैं एंश्योर करूँगा कि जो भी डिटेल है उसके हिसाब से क्या मैं अर्निंग आफ्टर टैक्स और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ये दो चीज़ें निकाल पा रहा हूँ। अगर हाँ तो के ई आपके सामने है, के ई आपके सामने है। तो मैं सबसे पहले इंश्योर करता हूँ अर्निंग आफ्टर टैक्स पता है क्या? हाँ सर, क्योंकि अभी अभी हमने आप इनकम स्टेटमेंट बनाया, उसमें अर्निंग आफ्टर टैक्स तो अभी अभी निकाला सर 2,80,000। लो जी, एक काम तो खत्म। तो हाँ ये सर, ये हमारे पास में है 2,80,000, ये है हमारे पास 2,80,000। अब बस अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मुझे पता है तो काम ही हो गया। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है क्या, ज़रा देखिए। तो सर बिल्कुल पता है, अभी अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन भी किया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि इसने कहा था कि जैसे परसेंटेज मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालेंगे। ये 50% मैंने करा, किसका करा था? वैल्यू ऑफ फर्म का 50-50% करा था, ये जो 50-50 इसने कहा था। ठीक है, तो इसने क्लियरली इसमें लिखा भी था कि सर अगर परसेंटेज मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे तो डायरेक्ट मार्केट वैल्यू ही मिलेगी। मतलब कि ये परसेंटेज 50% करके जो भी आंसर निकाला ये मार्केट वैल्यू ही है, मतलब कि ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है। मतलब कि आपको पता है कि सर ये 10 लाख आपके पास में आंसर है। तो क्या के ई आपके पास में आ गया? सर बिल्कुल के ई आ गया। कहते हैं कि सर आपके पास में करिए 2,80,000 डिवाइड बाई 10 लाख, परसेंटेज करिए 28%। लो जी, काम ही खत्म हो गया। ठीक है, 28%। तो बस फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आंसर तो तुरंत निकलने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो आपको पता चल गया कि सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए। तो आपको पता चल गया कि सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वाला फॉर्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कहते हैं सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सर आपके पास में कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई आपके पास में के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है क्या? सर बिल्कुल अभी अभी देखा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल लिखना चाहते हैं तो ऑफ अल्फा लिमिटेड, हम स्पेसिफिकली अल्फा लिमिटेड की कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन ने कहा है इसलिए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ, कहता है अल्फा लिमिटेड। ठीक है, अल्फा लिमिटेड आपके पास में। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर होनी चाहिए। तो इसका 10 लाख रुपए हमने वर्किंग नोट का रेफरेंस भी दे देंगे कि 10 लाख रुपए हमने कैलकुलेट कर रखे हैं, आप वो देख सकते हैं, आप वो देख सकते हैं। वर्किंग नोट हम रेफरेंस दे देंगे। आपने वर्किंग नोट नंबर दिए हो तो आप वर्किंग नोट नंबर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 में दिखा रखा है, तो बस वो रेफरेंस दे दीजिए सर। कहते हैं कि सर वर्किंग नोट नंबर 2 में आप हमारे पास में ये देख सकते हैं कि ये 10 लाख कैसे आया। ठीक है, लो जी, इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,80,000 है, इनकम स्टेटमेंट पूरे का पूरा बनाया हमने और उसमें 2,80,000 निकाल रखा है। और के ई तो हमें निकालना है, क्वेश्चन ने खुद पूछा है। तो सिंपल तरीके से आ गया आंसर, के ई इज इक्वल टू 28%। के ई इज इक्वल टू 28%। लो जी, ठीक है, के ई आपके पास में कितना आ गया? 28%। तो दोनों जो आंसर पूछे थे दोनों मैंने आंसर बता दिए। अब यहाँ पे बी पॉइंट आपको पूछा है, पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? कहता है बीटा लिमिटेड करके कोई कंपनी है, सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम इनकी सेम है। ठीक है, इसने क्लियरली कह रखा है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम दोनों की सेम है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कैलकुलेट करिए इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न आपके पास में ऑन इक्विटी ऑफ बीटा लिमिटेड। मतलब कि इम्प्लाइड रेट ऑफ, मतलब कि आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कि के ही पूछा है, लेकिन किसका? बीटा लिमिटेड का इस बार पूछा है, तो वो भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कहते हैं बी पॉइंट, पॉइंट नंबर बी आपके पास में। पॉइंट नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। पूछा है इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न, इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न, इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑन
इक्विटी ऑफ, कौन सी कंपनी सर, इस बार बीटा लिमिटेड का पूछा है, कहता है ऑफ बीटा लिमिटेड। बहुत बढ़िया सर, निकाल लेते हैं आंसर। कहते हैं सर इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी आपको पूछा है, मतलब कि यही पूछा है। 3-4 फॉर्मूले हैं लेकिन एक ही ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे के यूज़ होता है, वो है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो सबसे पहले फॉर्मूला पुट कर देंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। जैसे कि मैंने अभी अभी अल्फा लिमिटेड में ये डिटेल में अच्छे से समझा दिया आपको, अब तो आपको क्लियर ही होगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, लॉजिक पूरे का पूरा आपको क्लियर है। तो कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय आपको क्या करना है सर, के। ठीक है, सेम कैलकुलेशन है, अभी अभी मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करी। तो बताइए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ बीटा लिमिटेड कितना है, वो भी हमने कैलकुलेट कर ही रखा था, चलो काम भी आ गया। ठीक है, हमने तो ऐसा ही कर रखा था लेकिन काम आ गया, 16 लाख रुपीज़। लो जी, तो कहते हैं ₹16 लाख, ₹16 लाख। और ऐसे ही नहीं दिखा रहे, वर्किंग नोट प्रिपेयर करा है, वर्किंग नोट नंबर 2 भी देख सकते हो, वर्किंग नोट 2 भी देख सकते हो, जहाँ पे हमने 16 लाख का कैलकुलेशन दिखा रखा है। ठीक है, चलिए जी, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना होगा, तो कहता है कि सर अर्निंग आफ्टर टैक्स के लिए इसने एक चीज़ आपको कही, नेट ऑपरेटिंग इनकम दोनों की सेम है, नेट ऑपरेटिंग इनकम दोनों की सेम है, इसने क्लियरली बोल रखा है। ठीक है, कि दोनों की नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है दोनों की सेम है। तो बस अर्निंग आफ्टर टैक्स तो निकालना बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। कहते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम सेम है, मतलब कि अल्फा लिमिटेड का भी आपका EBIT 3,60,000 है, बस इंटरेस्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि इनके पास कितना था, डेप्थ जो है बीटा लिमिटेड के पास 4 लाख है, तो 4 लाख इंटू 8% करेंगे, इंटरेस्ट में चेंजेस है, इसलिए इसका मुझे इनकम स्टेटमेंट पूरे का पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही वो मिल जाएगा के ही आपके पास में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। वहाँ पे अल्फा लिमिटेड हेडिंग दिया था ना, हाँ, इनकम स्टेटमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड। हम प्रिपेयर करेंगे इनकम स्टेटमेंट ऑफ ऑफ कहता है बीटा लिमिटेड। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट ऑफ बीटा लिमिटेड। लो जी, कहता है पर्टिकुलर आपके पास और अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीज़ आपके पास। लो जी, पर्टिकुलर EBIT से स्टार्ट करेंगे, फुल फॉर्म लिखिएगा, शॉर्ट में नहीं, EBIT मैं लिख रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं सर, इंटरेस्ट, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस जैसे ही करते हैं हमें मिल जाता है सर अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, क्योंकि अर्निंग बिफोर टैक्स वैसे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टैक्स है ही नहीं सर, तो अर्निंग बिफोर टैक्स ही क्या बन जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और अर्निंग आफ्टर टैक्स ही क्या बन जाएगा सर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, और अर्निंग आफ्टर टैक्स ही क्या बन जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, सब कुछ एक ही है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। बहुत बढ़िया, कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम तो सेम है, मतलब कि 3,60,000 ही है। ठीक है, 3,60,000। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट तो कहता है डेप्थ कितना है उस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल उनसे इंटू क्या करना है, रेट कितना था 8%, दोनों कंपनी के लिए 80% था, तो यहाँ पे कहता है 4 लाख इंटू 8% कर दो, 4 लाख इंटू 8%। ठीक है, तो कहता है इंटरेस्ट कैसे है, तो लिखेगा, कहते हैं 4 लाख इंटू 8% आपके पास, 4 लाख इंटू आपके पास में 8%। ठीक है, 4 लाख इंटू 8% करिएगा, आपको क्या मिल जाएगा सर, आपका आंसर। तो कहता है 4 लाख इंटू 8% मतलब कि 32,000, तो कहता है 32,000। ठीक है, 32,000 आपके पास में, और जैसे ही ये आपके पास में माइनस करेंगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो 3,60,000, EBIT 3,60,000 ही था ना, हाँ,
तो EBIT 3,60,000 ही था, जिसमें से 32,000 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 3,28,000 रुपीज़। ठीक है, 3,28,000 रुपीज़। आपको यहाँ पे किसकी ज़रूरत थी? अर्निंग आफ्टर टैक्स की, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 3,28,000 लिख दीजिए और इसका रेफरेंस भी दे देना ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, तो कहता है 3,28,000। ठीक है, और के ही आपके पास में निकल के आ जाएगा। बताइए, 3,28,000 डिवाइड बाई 16 लाख, परसेंटेज करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास में आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है? 20.5%। लो जी, 20.5%। ये भी हमने आंसर दे दिया जो आपने पूछा था, इसका भी आंसर हमने दे दिया। लो जी, और इनकम स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करा है, तो आप ये बिल्कुल आप देख सकते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो लो जी, ये इनकम स्टेटमेंट भी हमने यहाँ पे प्रिपेयर करके आपको दे दिया है, जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, लो जी, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट, और इनकम स्टेटमेंट के बेस आपके पास में ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो लास्ट में पूछा है उसका यहाँ पे आपके पास में शॉर्ट में आपके पास में आंसर दे देता हूँ। ठीक है, वो तो थियोरिकल पार्ट है। कहता है कि सर पहला तो आंसर मैंने दे दिया, जिसका आंसर आपके पास में कितना आ रहा था? आंसर आ रहा था 20.5% की। सेकेंड एक और क्वेश्चन पूछा, कहता है कि सर एनालिसिस करिएगा क्या चीज़? कहता है एनालिसिस करिए कि सर अल्फ़ा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड में डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये जो के ई वगैरह है, इन दोनों में सब में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर अल्फ़ा लिमिटेड का के ई देखें तो वो 28% है, और इनका अगर देखें तो ये 20.5% है। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? अगर डिफरेंस देखना है तो सिंपल सी चीज़ है, फाइन आपके पास में जो आपने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करा है, बस वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इनकम स्टेटमेंट जो आपने प्रिपेयर करा है वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए ज़रा, कहते हैं इनकम स्टेटमेंट में दोनों का ही EBIT 3,60,000 ही, आप देखिए इनका भी 3,60,000 है और इनका भी 3,60,000 है। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है सर? डिफरेंस इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बदल जाने की वजह से दोनों के आंसर बदल गए। एक में इंटरेस्ट है 80,000 और दूसरे में है आपके पास में 32,000, जिसकी वजह से दोनों के आंसर बदल गए। बात समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं डेप्थ की वजह से इनके सॉल्यूशन में डिफरेंस आ रहा है। कहीं ना कहीं एक ने डेप्थ ज़्यादा रखा है, कहीं ना कहीं किसी ने डेप्थ कम ले रखा है। तो मैं शॉर्ट इसका आंसर दे देता हूँ। बेसिकली ये थियरिकल पार्ट है, आप अपने तरीके से कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट इसका आंसर दे देता हूँ कि मेन आंसर इज़ आपके पास में डेप्थ। ठीक है, जिसकी वजह से ये आंसर डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट डिफरेंट हो गया और इंटरेस्ट की वजह से पूरे का पूरा कैलकुलेशन अलग हो गया। ठीक है, तो कहता है मेन आपके पास में शॉर्ट सॉल्यूशन इस तरीके से लिख देता हूँ, शॉर्ट आंसर। ठीक है, शॉर्ट आंसर इसलिए लिखवा रहा हूँ कि एग्जाम टाइम पे सिर्फ डायरेक्ट यही रीड कर लेना, फिर एग्जाम में तो अपने तरीके से बस 2-3 लाइनें और थोड़ी सी खींच लेना। ठीक है, शॉर्ट सॉल्यूशन आपके पास में है। शॉर्ट सॉल्यूशन बस कहता है कि डिफरेंस इसलिए है, द रीज़न ऑफ डिफरेंस, कहता है द रीजन फॉर डिफरेंस is difference in depth amount। ठीक है, डिफरेंस इन डेप्थ अमाउंट। कहते हैं अल्फा और बीटा दोनों के पास डेप्थ है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की। अल्फा लिमिटेड की बात करें तो उनके पास 10 लाख रुपए की डेप्थ है। ठीक है, एक बार के लिए कंफर्म कर लूँ, हाँ 10 लाख, और दूसरे के पास 4 लाख की है। ठीक है, तो दोनों में डेप्थ डिफरेंस है, इसकी वजह से पूरे का पूरा कैलकुलेशन बदल गया। कहता है अल्फा लिमिटेड के पास 10 लाख रुपए की डेप्थ है, बीटा के पास 4 लाख रुपीज़ की डेप्थ है। तो अगर डेप्थ डिफरेंट है तो इंटरेस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट बनेगा। 8% दोनों का करेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट डिफरेंट बन जाएगा।
और डिफरेंट बन गया तो सीधी सी बात है अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बदल जाएगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बस अपना आईसीआई मॉड्यूल का सॉल्यूशन एक बार आप जो है पढ़ लेंगे तो आपके पास में आंसर आपको समझ आ जाएगा। मैं ये शॉर्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है, बस काम ख़त्म। ठीक है, शॉर्ट सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। एग्जाम टाइम पे तो बस इतना ही रीड करना होता है ताकि आपके पास में जल्दी से जल्दी ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए, एग्जाम में आ जाए। तो बस इसी पॉइंट के बेस पे आपको पूरे का पूरा एक पैराग्राफ लिख के आ जाना है 4-5 लाइन का, और काम ख़त्म। ठीक है, और काम आपके पास में ख़त्म। बारी आ जाती है नोट डाउन की। अगर करना चाहे तो आप, मैं यहाँ पे स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसे स्टॉप करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, ये आपके पास में इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये वर्किंग नोट हमने बनाई थी। ये सेकंड। ये आपके पास में बी पॉइंट का आंसर। ये उनका इनकम स्टेटमेंट। और बी पॉइंट का सेकंड आंसर आपके पास में शॉर्ट सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। ठीक है, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6 देख लेंगे।